बच्चों, एक बात मैं बताना चाहता हूं आपसे। देखिए, आजकल बहुत तेज गणित है, ट्रिक बहुत है। और ट्रिक होता कुछ नहीं। ट्रिक तो वो चीज है कि लगाते लगाते, पढ़ते पढ़ाते किसी बड़े सवाल को लगाने का एक छोटा तरीका खोज लिया किसी ने, वो ही ट्रिक हो गया। हर अध्यापक कर सकता है, हर अच्छा लड़का खोज सकता है ट्रिक। ये कोई ट्रिक ऐसी चीज नहीं है कि जो बाहर से लद के आई है फिर यहाँ एक एक को बांटी जा रही है। ये तो पढ़ते पढ़ते अपने आप में आभास हो जाता है कि ये ऐसे हो जाएगा, यही वही ट्रिक है। अब वो जो आभास हो जाता है, या जो छोटा तरीका निकाल लेता है अध्यापक, या कोई लड़का पढ़ते पढ़ते छोटा तरीका निकाल लेता है, वही ट्रिक हो जाता है। हाँ, बेसिक चीजें जब तक आपको मालूम नहीं है तो आप ट्रिक भी नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ट्रिक लगाने के लिए दिमाग में वो सारी बेसिक चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए कि किस जगह पर एक ट्रिक लग जाएगा। हर ट्रिक हर जगह पर नहीं लगेगा। जब पूरी बेसिक जानकारी आपको होगी तो ट्रिक आप लगा सकते हैं, वरना ट्रिक आप अपनी जेब में रखे रहिए, ट्रिक लगा ही नहीं पाएंगे। सवाल थोड़ा सा इधर उधर कर दिया जाएगा, बस ट्रिक आपका फेल। इसका मतलब कि सारी बेसिक चीजें यदि आपको आती हैं तो सारे ट्रिक आपके समझ में हैं। और अगर कोई बेसिक चीज अगर आप छूट गई है, कुछ नहीं आता है, तो वो सारे ट्रिक आपके धरे के धरे रह जाएंगे। ट्रिक कोई चीज नहीं होती। ट्रिक तो केवल बस वही चीज होती है कि जो अध्ययन के फलस्वरूप मिल जाता है कि ये चीज ऐसे कर देने से ये सवाल आसानी से लग जाएगा, छोटे तरीके से लग जाएगा, तुरंत लग जाएगा। लेकिन वो बेसिक चीजों पर ही आधारित होती है, कोई एकाएक ट्रिक नहीं बनता। तो जो बेसिक चीजों पर आधारित है, तो जो बेसिक चीजों को आप जानते हैं तब तो वो ट्रिक आप आसानी से लगा लेंगे, वरना वो ट्रिक आपके लिए अजूबा सा रहेगा। जैसे बताएगा कोई अध्यापक कि इसमें ट्रिक लगाना, और थोड़ा सा उस सवाल में परिवर्तन कर दिया जाए तो फिर आप ट्रिक नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें परिवर्तन हो गया सवाल में, और बेसिक चीजें आपको आती नहीं। केवल अध्यापक ने जो ट्रिक बताया था, जो सवाल बताया था, बिल्कुल उसी तरीके का जब सवाल आता है तो आप ट्रिक लगा सकते हैं। लेकिन बेसिक चीजें अगर आती हैं तो चाहे सवाल को थोड़ा सा परिवर्तित भी कर दिया जाए तभी आप ट्रिक लगा सकते हैं। ट्रिक लगाने के लिए आपको सारी बेसिक चीजें आनी चाहिए, सारे सिद्धांत आने चाहिए, गणित के जितने फार्मूले आने चाहिए, कैसे बना है आने चाहिए, सारी बातें आनी चाहिए, तो ट्रिक आसानी से लगाया जा सकता है और आसानी से ट्रिक को समझा भी जा सकता है। ये होती है ट्रिक। हम उदाहरण के लिए जैसे पहाड़ा का भी ट्रिक हमने देखा कि लोग पहाड़ा का ट्रिक बता रहे। अच्छा, पहाड़ा तो याद ही करना पड़ेगा, अब ट्रिक से तो पहाड़ा होगा नहीं। अब उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं कि 144 को जिससे 12 से भाग करना। अब 144 को 12 से भाग करना है तो 12 पर ही 140 होता है। अभी पहाड़ा से आ गया, लेकिन आप कहो इसमें ट्रिक लगाओ पहाड़ा वाला, कि ऐसे पहाड़ा बनता है, अब हम ट्रिक लगाएंगे तब 140 लाएंगे तब हम इसको भाग करेंगे। तो ट्रिक से तो गणित चल गई आदमी। ऐसे ट्रिक से गणित नहीं चलती। हर चीज आपको समझनी पड़ेगी कि गणित कैसे पढ़ी जाएगी, कैसे तीव्रता से लगेगी। ट्रिक का प्रयोग गणित को तीव्रता से लगाने के लिए तो आप करें, लेकिन ब्रेन के विकास के लिए ना करें। इससे ब्रेन का विकास नहीं होता। ब्रेन का विकास तो तभी होगा जब आप बेसिक चीजें पढ़ेंगे, और जब तक आप बेसिक चीजें नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका ब्रेन विकसित नहीं हो सकता। उस प्रकार के सवाल के लिए आपका ब्रेन पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो सकता। और अगर ब्रेन तैयार नहीं है पूर्ण रूप से, मान लीजिए प्रसन्नता पढ़ते हैं आप, तो प्रसन्न को पूर्ण रूप से अगर नहीं समझ पाया है व्यक्ति, तो वो ट्रिक बार बार उस ट्रिक के सहारे पूरा सवाल नहीं लगा पाएगा। और अगर पूरा बेसिक समझ गया है, सारे सिद्धांत सारे थ्योरी उसके समझ में बिल्कुल आ गई है, तो फिर आप समझ लीजिए कि ट्रिक बहुत आसानी से लगा लेगा। सवाल को कितना भी नचा दो वो ट्रिक को लगा लेगा। लेकिन अगर केवल ट्रिक पढ़ करके आया है और सवाल को नचा दो तो उसका ट्रिक नच जाएगा, सवाल नहीं लगेगा। ये इस बात को बहुत स्पष्ट तौर तरीके से आप लोग जान लीजिए। मैं आज पढ़ाना कम चाहता हूं, लेकिन ये बताना जरूर चाहता हूं, क्योंकि इतने तेज दुनिया में सब चीज ट्रिक से संभव नहीं है जैसा आप सोचते हैं, जैसा बच्चे सोचते हैं। गुरु जी को ट्रिक बता दीजिए, गुरु जी को ट्रिक बता दीजिए। अरे भाई, ट्रिक तो है ही है। उसी चीज को हम ट्रिक कहने लगे। अब उदाहरण के लिए हम पहाड़े में हमने देखा 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौकाट, 2 पंचे 10, 2 छक 12। अब इस तरीके से 3 का लिखना हो तो इसमें 2 के पहाड़े में जोड़ दो 1 3, 4 में 2 जोड़ो 4 2 6, 6 3 9, अब तिहाई में 9। क्या ट्रिक है?
अब कोई कहता है कि नहीं ऐसे नहीं खाना, ऐसे इधर से कहता है कि अगर 4 है, यहाँ 4 है तो 4 5 6 हैं, 1 2, यहाँ 1 2 3 का भी पढ़ा लिखता है वो, और उसके बाद कहता है 4 5 6 7 8, उसके बाद कहता है हाँ 8 से जो 8 9 10 11 12। ये क्या ट्रिक है? ये भी ट्रिक है, लेकिन इस ट्रिक से भाग तो नहीं हो जाएगा, ट्रिक तो है ही है। अब अगर आप समझ रहे हैं, उसके सिद्धांत को समझ रहे हैं, बेसिक समझ रहे हैं, तो चाहे इधर से ट्रिक बनाओ चाहे उधर से ट्रिक बनाओ, और ट्रिक तुमको ट्रिक कह करके हम समझा दें, लेकिन पहाड़े के बिना भाग नहीं हो पाएगा। अब एक ट्रिक हम बता दें कि चलो भाई ऐसे हो जाएगा, 12 4 दूनी 8 4 3 12 12, फिर 13 14 15 16, है नहीं, इस तरीके से हम आपको बता दें, ट्रिक आ गया, ये ट्रिक हो गया। लेकिन इससे काम तो नहीं चलने वाला, पहाड़ा आपको याद ही करना पड़ेगा, और पहाड़ा याद ही नहीं करना पड़ेगा, धारा प्रवाह याद करना, जब चाहो तब काटो, अंक देखकर ही जान जाओ कि 140 लिखा है तो आप जान जाओ कि 16 में 140, 18 8 140, 12 12 140। ये इन लोगों से ये पहाड़ा याद ही होना चाहिए, खटाखट की इससे कट जाएगा, ये तो 16 से कट जाएगा, 16 में 140 होता है, 18 8 140 होता है, 12 12 140 होता है, इस तरह से कट ही जाएगा। ये पहाड़ा याद होना चाहिए। अब इसमें ट्रिक लगाओगे कि कौन सा पहाड़ा में 140 आ रहा, पहले पूरा ट्रिक से लिखोगे उसको, जब पहाड़ा तुमको आता है तो ट्रिक लगाओगे, तो ट्रिक से हर चीज हल नहीं होती। ये आप बिल्कुल ध्यान से हमारी बात समझिए कि ट्रिक सारी समस्या का समाधान नहीं है। बेसिक जानकारी, सारे सिद्धांत की जानकारी, सारे थ्योरी की जानकारी, हर प्रकार के सवाल को लगाने की जानकारी ही समस्या का समाधान है। अगर गणित में आप समस्या का समाधान खोजना चाहते हैं तो केवल ट्रिक आधार नहीं हो सकता, बेसिक का जानना बहुत जरूरी है। और जब आप पढ़ें तो बेसिक की जानकारी अवश्य ले लें, तब आप ट्रिक पर जाएं, तो ट्रिक पढ़ने में आनंद भी अच्छा आएगा। क्यों? बेसिक के आधार से ही तो ट्रिक बना है। तो जब बेसिक है आपके पास, उसका आधार है, उसका मूल ज्ञान है, तो ट्रिक में खूब आनंद आएगा, और ट्रिक को आप नचाएंगे, आपको ट्रिक कभी नहीं नचा पाएगा। क्यों? आप ट्रिक बना सकते हैं, जो ट्रिक लोगों ने बताया है, पढ़ाया है, उससे भी आगे आप ट्रिक बना सकते हैं। कोई ट्रिक फिक्स थोड़े है कि नहीं भाई इतने ट्रिक होगा, इसके आगे ट्रिक नहीं बनाया जाएगा। बस बेसिक जानकारी बढ़ा दीजिए, आप स्वयं ट्रिक बनाने लगेंगे। 100 ट्रिक 200 ट्रिक, जितना ट्रिक बनाना चाहो आप स्वयं बनाओ। तो दूसरों के ट्रिक पर आप अपने ज्ञान को क्यों टांग रहे हो? इतना अपना ज्ञान बढ़ाओ कि तुमसे ट्रिक निकलने लगे, तब ट्रिक का उपयोग आप सही कर पाएंगे। मैं यही कहना चाहता था केवल आपसे कि बच्चों, ट्रिक जो जानता है वो लगा पाता है। ये नहीं कि तुम ट्रिक खोजो, अध्ययन करो, श्रम से मत भगो। श्रम से भगोगे, पढ़ाई करने से भगोगे, केवल ट्रिक खोजोगे तो गणित तो कभी नहीं आएगी। बाकी इस विषय का मैं नहीं जानता हूं, लेकिन गणित नहीं आ सकती, मात्र ट्रिक पर गणित आधारित नहीं है। बेसिक ज्ञान है इसमें, जो उसको जानना बहुत जरूरी है, हर चीज का बेसिक ज्ञान। अब मैं आपको आज संख्या पद्धति पढ़ाना चाहता हूं। तो संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याएं होती हैं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, जो है पूर्णांक होता है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, तो ये सब संख्याएं होती हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि वह बच्चे जो परिमेय अपरिमेय भी सब समझने में अक्षम है, क्योंकि उसमें आवर्ती दशमलव के भी बारे में बात होगी, रूट के भी बारे में बात होगी, पाई के भी बारे में बात होगी। तो ये सब चीजें तो तब आएगा जब हम पाई तक पहुंचेंगे, वर्गमूल निकालना पता हो जाएगा, भिन्न समझ जाएंगे, तो शांत दशमलव इन सब बातों का ज्ञान हो जाएगा। तो परिमेय अपरिमेय तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं, कुछ चीजें बताते हैं आज आपको, सिद्धांत कुछ बेस आप तक पहुंचाते हैं, उसके बाद ट्रिक तो अपने आप आ जाएगा आपको। ट्रिक के चक्कर में मत रहिए। ऐसा नहीं कि मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, यस आप सोचेंगे जब गुरुजी को ट्रिक आता ही नहीं है तो इसीलिए ट्रिक का विरोध। ट्रिक का मैं नहीं विरोध कर रहा, ट्रिक की जरूरत है। कंपटीशन में ट्रिक ना हो तो हम पास नहीं कर सकते। आजकल का दौर ऐसा है कि बिना ट्रिक के कंपटीशन नहीं पास हो सकते। विरोध नहीं कर रहे हैं, केवल ये बता रहे हैं बेस जानिए, ट्रिक अपने आप लगेगा। आप अपनी जानकारी बढ़ाते चले जाइए, और जब आपसे ट्रिक निकलने लगे कंपटीशन आप पास हो जाएंगे। देखिए पूर्णांक क्या है? पूर्णांक
यह है पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। दो प्रकार का, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, फिर ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। दो प्रकार के पूर्णांक। ये पूर्णांक दो प्रकार के पूर्णांक क्या है? धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। आइए देखते हैं क्या है। आपने पढ़ा होगा, देखिए 0 1 2 3 4, जीरो जीरो। यहां ध्यान से देखिए, है जीरो। इधर देखिए और इधर देखिए, यह है शून्य। क्या है? शून्य। ये क्या है? शून्य। अब इधर देखिए, ऋण 1, ये क्या है? ऋण 1। यहां क्या आया? ऋण 2। यहां क्या हुआ? ऋण 3, ऋण 4। इसी तरीके से रेखा बढ़ती चली जाए अनंत तक। और यहां देखिए धन 1, ये क्या है? धन 1, फिर धन 2, फिर धन 3, फिर धन 4। इसी तरीके से आगे ये रेखा बढ़ती चली जाए और ये अंक बढ़ते चले जाए। पूर्णांक दो प्रकार का, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। ये अनंत तक, अनंत कैसे? 2 0 1 में जोड़ तो ऐसे अनंत है, नहीं ऐसे अनंत। चलो इसको हम बता देते हैं। ये अनंत, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। ये कहां तक? ये भी अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। यह है अनंत तक। अब ये माइनस अनंत तक है, नहीं? ये माइनस अनंत तक और ये प्लस अनंत तक। अब आप देखिए कि ये अनंत है, ये काल्पनिक है अनंत, जिसका अंत ना। अनंत का अर्थ है जिसका अंत ही ना। जैसे 1 2 3 4, अब 4 में 1 जोड़ो 5, 5 में 1 जोड़ो 6 7, कोई भी संख्या उसमें 1 जोड़ दो, अगली संख्या हो जाएगी, अगली संख्या हो जाएगी, तो उसका अंत है ही नहीं। तो ये इन्फिनिटी, अनंत, ऐसा चिन्ह अनंत लिख दिया। क्या लिख दिया? अनंत। अब आप देखिए ये शून्य है। क्या है? यहां शून्य। यहां क्या है? शून्य। ये ना धन है ना ऋण है, ये धन ऋण नहीं, ये धन ऋण नहीं, ये शून्य है। ये धन ऋण नहीं है, शून्य है। ये ऋण 1 है, ऋण 2 है, ऋण 3 है, ऋण 4 है। ये धन 1 है, धन 2 है, धन 3 है, धन 4। इस बीच वास्तव में क्या है? ये ऋण, यहां शून्य से आप देखिए, इधर 1 है तो ये 2, ये सबसे छोटा धन पूर्णांक है। धन है ना, फिर यहां धन ऋण कुछ है नहीं, शून्य है, फिर यहां ऋण है। अब ये सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक है। यही देख लीजिए दोनों कि ये सबसे छोटा धन पूर्णांक, यानी पूछा जाए कि सबसे छोटा धन पूर्णांक कौन है? धन 1। सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक कौन है? ऋण। अब इधर सब छोटा होता चला जाएगा। देखिए 4 से 3 छोटा है, 3 से 2 छोटा है, 2 से धन 1 छोटा है, 1 से 0 छोटा है, 0 से ऋण 1 छोटा है, ऋण 1 से ऋण 2 छोटा है, ऋण 3 से ऋण 4 छोटा है। इस तरीके से इधर छोटा होता चला जाता है, इधर। तो इसका मतलब, और इसमें 2 प्रकार का पूर्णांक है, एक धन पूर्णांक है, एक ऋण पूर्णांक है। तो 0 के बाद वाला सब ऋण पूर्णांक है, 0 के बाद सब ऋण पूर्णांक है, और 0 से पहले जो लिखे सब धन पूर्णांक है। तो जब इधर छोटा हुआ चला जाता है, इसका मतलब इधर बड़ा, इधर बड़ा, ये बड़ा है, इधर बड़ा, इधर चलते चले जाओ बड़ा, इधर चलते चले जाओ छोटा, यानी दाहिने से बाएं तरफ छोटा और बाएं से दाहिने तरफ बड़ा। अब आप देख लीजिए इसको कि इधर छोटा होता चला जाएगा, यानी ऋण 1 से ऋण 2 छोटा है, ऋण 2 से ऋण 3 छोटा है, ऋण 3 से ऋण 4 छोटा, जितना भी है। अभी क्या दिखाई पड़ रहा है कि जो सबसे छोटा है 1, यहां अगर ऋण लगा तो सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक, यानी ऋण 1 ऋण पूर्णांक में सबसे बड़ा है।
ऋण पूर्णांक में ऋण 1 सबसे बड़ा और सबसे छोटा कुछ पता ही नहीं है। ऋण अनंत में ये सबसे छोटा है, अनंत, इन्फिनिटी, ये सबसे छोटा है। अब आप इस बात को देख लीजिए कि धन 1 सबसे छोटा पूर्णांक पता है, ये सबसे बड़ा पूर्णांक पता नहीं। धन पूर्णांक में सबसे बड़ा पूर्णांक पता नहीं है, क्या है वो? अनंत। ठीक, धन अनंत, धन अनंत, धन अनंत। क्यों? क्योंकि कुछ पता नहीं है। अनंत, जिसका अंत ना हो, उसके आगे भी, उसके आगे भी अनंत। इस तरह से ऋण अनंत सबसे छोटा, इसमें ऋण पूर्णांक में सबसे छोटा ऋण पूर्णांक पता नहीं है, अनंत। धन पूर्णांक में सबसे बड़ा पूर्णांक पता नहीं, धन अनंत। तो आपको कोई पूछे ऋण 3 बड़ा है या ऋण 4, तो आपको झट से बताना होगा ऋण 3 बड़ा है। और धन 3 बड़ा है या धन 4, तो आपको झट से बताना होगा कि धन 4 बड़ा है, इसमें 4 बड़ा है। यानी कि पूर्णांक ऋण, अब एक लाइन बिल्कुल साफ होगी कि ऋण में जो बड़ा दिखाई पड़ रहा है वही छोटा है। ऋण में जो बड़ा, जैसे ऋण 1 और ऋण 20, अब 20 बड़ा दिखाई पड़ा लेकिन ऋण में है तो यही छोटा है सबसे, और ये ऋण 1 बड़ा है। और अगर इसी को हम धन में लिख दें 1 और 20, तो जो बड़ा दिखाई पड़ा 20 और 20 बड़ा है, ये छोटा है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि ऋण पूर्णांक में ऋण 1 सबसे बड़ा है और सबसे छोटी संख्या ऋण पूर्णांक की ज्ञात नहीं की जा सकती है, उसको हम अनंत कह सकते हैं कि वो ऋण अनंत है। इसी तरीके से धन पूर्णांक में, इसमें सबसे बड़ी संख्या ऋण पूर्णांक की 1 है, छोटी नहीं है, और धन पूर्णांक में सबसे छोटी है, बड़ी नहीं ज्ञात है, उसको हम धन अनंत कह देते हैं। अनंत तक कुछ भी लिखते जाओ और आगे एक और जोड़ दो और आगे, वो पता नहीं कितना हो जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो इस तरीके से ये धन और ऋण है। आइए देखते हैं कि इसकी जरूरत क्या है। जैसे इसकी क्या जरूरत है, क्यों बनाया गया इसे? घाटा, घाटा हुआ तो ऋण, ऋण में जाएगा, ऋण पूर्णांक में चला जाएगा, किसमें? ऋण में। लाभ हुआ, किसमें जाएगा? धन पूर्णांक में। फिर समुद्र तल से गहराई नापना, समुद्र तल से नीचे ऋण, समुद्र तल से ऊपर धन, ऊपर धन नीचे ऋण। वैसे भी अगर हम इस लाइन को ऐसे बनाएं, ऐसे, और यहां 0 कर दें तो ऊपर धन, धन 1, धन 2, धन 3, और यहां ऋण 1, ऋण 2, इस तरीके से नीचे ऋण ऊपर धन। तो समुद्र तल से ऊपर की अगर लंबाई हम नापते हैं तो धनात्मक लंबाई, नीचे नापते हैं ऋणात्मक लंबाई। इसी तरह से पारा 0 से नीचे चला जाता है, -डिग्री कहते हैं, ऋणात्मक में चला जाता है। 0 से नीचे पारा का गिरना ऋण में चला जाएगा, फिर ऊपर अगर चढ़ेगा तो धनात्मक हो जाएगा। तो इस धन ऋण की आवश्यकता है। गणित में मापतौल को ही मापतौल से ही गणित चलती है, और मापतौल में धन ऋण की बड़ी आवश्यकता होती है। इसके धन ऋण के आपस में गुणा भाग भी होते हैं। कैसा होता है धन ऋण का गुणा भाग? धन और धन का गुणा, धन और धन, ऋण और ऋण, इस दोनों का गुणा धन होता है। क्या होता है? धन होता है। अब देखिए ऋण ऋण का भी गुणा धन और धन धन का भी गुणा धन, इसी दोनों का गुणा धन होता है। एक प्रकार का चिन्ह, धन है धन, ऋण ऋण धन, 2 प्रकार का चिन्ह अगर हो जाए तो ऋण, यानी कि धन और धन का गुणा धन, ऋण और ऋण का भी गुणा धन। चिन्हों का गुणनफल है, समान चिन्हों का गुणनफल धन होता है। एक प्रकार का चिन्ह होना चाहिए, आप गुणा कर लीजिए धन हो जाएगा। लेकिन अगर 2 प्रकार का चिन्ह है, एक धन है एक ऋण है, एक धन गुणे एक ऋण, या एक ऋण गुणे एक धन, ये 2 प्रकार के चिन्ह है। यहाँ ऋण तो यहाँ धन, यहाँ धन तो यहाँ, इसका गुणनफल ऋण होता है, इसका गुणनफल ऋण होता है, ये ऋण होता है, इसका गुणनफल ऋण होता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि चिन्हों का गुणनफल भी है, और इन चिन्हों का उपयोग हर जगह है। धन, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक का उपयोग गणित में हर जगह है। बहुत कम ऐसे जगह आएंगे जहां ऋण और धन की बात ना हो, धन ऋण पूर्णांक ना हो।
अब ऋण ऋण धन क्यों होता है? इसी धन ऋण पूर्णांक से ही सिद्ध किया जा सकता है कि धन गुणे धन बराबर धन और ऋण गुणे ऋण बराबर भी धन क्यों होता है। इसको इसी धन पूर्णांक से ही सिद्ध किया जा सकता है। ये बेसिक चीज है। तो आप समझ गए कि जीरो से नीचे जाना ऋणात्मक, जीरो से ऊपर धनात्मक, जीरो से नीचे जैसे ऋण एक हुआ वो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या हो गई, और जीरो से ऊपर जैसे धन एक हुआ सबसे छोटी धनात्मक संख्या हो गई। इससे बहुत से बड़ी बड़ी संख्याएं धनात्मक हो सकती हैं। इसी तरह से छोटी से छोटी भी संख्या, ऋण जीरो से भी छोटा है, ऋण एक और फिर ऋण दो से भी छोटा है, यानी ऋणात्मक में ऋण एक सबसे बड़ा, छोटी से छोटी बहुत छोटी छोटी संख्याएं हो सकती हैं, अनंत तक हो सकती हैं। अंतिम संख्या नहीं पता है क्या हो सकती है, किसी को ज्ञात नहीं है। क्यों? अगर हमने कहा कि ये मान लीजिए हमने कह दिया अंतिम संख्या, तो इसमें एक जोड़ दो, बस अगली संख्या हो जाएगी। कोई भी संख्या हो, एक जोड़ दो अगली संख्या हो जाएगी। तो जब अगली संख्या लगातार आती ही जाएगी तो फिर अंतिम संख्या कहाँ मिल पाएगी? इसलिए इसको हम अनंत तक मान लेते हैं कि इसका अंत नहीं है, कहां तक होगा कुछ पता नहीं है। ये आज आप पढ़े धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। कल आपको हम पढ़ाएंगे सम संख्याएं, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। और ट्रिक बेसिक समझो तो मैं ट्रिक ऐसा ही बता सकता हूं जो आप समझेंगे कि हाँ गुरुजी ने वो ट्रिक बता देगी, कितनी आसानी से सवाल सॉल्व। लेकिन बिना बेसिक के हम ट्रिक चलता नहीं है, धोखा है अपने लिए ट्रिक। और अगर बेसिक समझ जाओगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई को समझोगे, उसके बाद ट्रिक का उपयोग करोगे तो ट्रिक एक जादू का काम करेगा। और अगर बिना आधार, बिना बेस समझे अगर आप ट्रिक का उपयोग करोगे तो बहुत गलतियां होंगी, और शायद जिस आशा के साथ ट्रिक आप पढ़ेंगे वो उस आशा पर आप खड़े नहीं होंगे। फिर अगले वीडियो का इंतजार करिए। मैं अगला वीडियो इन्हीं 2-3 बिंदुओं के साथ, नए ऊर्जा के साथ आपको मिलूंगा। आपने अगर ध्यान से पढ़ा है और हमारी बातों को समझा है तो आप निश्चित ही समझ लीजिए कि कुछ आपको वीडियो हमारा देखते रहे नया मिलने वाला है।